नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एलएसी पर तनाव के बीच सिक्किम में भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प हो गई है। सूत्रों ने बताया कि 3 दिन पहले सिक्किम के नाकुला में चीनी सेना ने बॉर्डर की यथास्थिति को बदलने का प्रयास किया था, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। भारतीय जवानों ने घुसपैठ का प्रयास कर रहे चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। इस दौरान झड़प में कई चीनी सैनिक घायल हो गए। सेना के सूत्रों ने बताया कि 20 जनवरी को सैनिकों के बीच मामूली झड़प हुई थी, जिसे कमांडर्स के बीच स्थानीय लेवल पर ही सुलझा लिया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आयोजित एक समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मतदान के अधिकार का सभी को सम्मान करना चाहिए। इस अधिकार को पाने के लिए भारत ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे दुनिया भर के तमाम देशों ने संघर्ष किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद किया। इस साल कला संस्कृति के क्षेत्र में 7 और इनोवेशन के क्षेत्र में 9 बच्चों को पुरस्कार मिला। वहीं शिक्षा में 5, खेल में 7 और बहादुरी के लिए 3 बच्चों को पुरस्कार मिला। पीएम मोदी ने संवाद के दौरान बच्चों से कहा कि आपकी सफलता ने कई लोगों को प्रेरित किया है। आपके दोस्त, साथी और देश के दूसरे बच्चे जो आपको टीवी पर देख रहे होंगे, वो आपसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे, नए संकल्प लेकर उन्हें पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। कृषि कानूनों पर चल रहे आंदोलन के बीच किसानों ने ट्रैक्टर परेड की तैयारियां तेज कर दी हैं। परेड में शामिल होने के लिए ट्राली पर एक हॉस्पिटल बनाया गया है, जो किसानों के साथ जाएगा। वहीं गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में रैली को लेकर आज अहम बैठक होगी। किसानों के ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग परेड में गड़बड़ी फैलाने की फिराक में है। ऐसे लोगों पर हमारी नजर है। वादे और नियम तोड़े गए तो पुलिस एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगी। मुंबई के आजाद मैदान में एनसीपी चीफ शरद पवार ने किसान रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संसद में बिना चर्चा कराए तीनों काले कृषि कानूनों को पास कराया गया। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास कंगना से मिलने का समय है, लेकिन किसानों के लिए नहीं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने एनसीपी और शिवसेना की किसान रैली पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुंबई में किसानों को जुलूस निकालने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये केवल लोकप्रियता हासिल करने के लिए किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आजाद मैदान में किसानों की रैली को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनसीपी ने 2006 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को मंजूरी दी। ऐसे में अगर यही कानून केंद्र लाया तो बुराई क्या? दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कोई अदृश्य शक्ति है जो चाहती है कि किसानों की समस्या का समाधान ना हो। उन्होंने कहा है कि किसानों के इस अभूतपूर्व आंदोलन को देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कृषि कानून को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ षड्यंत्र रच रही है। इससे किसानों की आजादी खतरे में आ गई है। उन्होंने गणतंत्र दिवस पर महाघोषणा पत्र भी जारी किया। भारत की तीनों सेनाओं के संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन अंडमान समुद्र तट और बंगाल की खाड़ी में हो रहा है। इस सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तट रक्षक बल शामिल है। गणतंत्र दिवस परेड में बांग्लादेश के सशस्त्र बल के 122 जवान अपने भारतीय समकक्षों के साथ राजपथ पर मार्च करेंगे। बांग्लादेश सेना के प्रमुख कर्नल मोहतासिम हैदर चौधरी ने कहा कि भारत के 72वें गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनना हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। गणतंत्र दिवस पर पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान मोहनलाल को मरणोपरांत राष्ट्रपति सम्मान दिया जाएगा। इसके अलावा रक्षा के लिए अतुल्य योगदान देने वाले सैनिकों, पुलिसकर्मियों और बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। राहुल गांधी ने टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी चैट लीक मामले को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जरिए अर्नब को बालाकोट एयर स्ट्राइक की जानकारी मिली थी। पीएम मोदी ही पहले व्यक्ति थे जिनके पास ये जानकारी थी। ऐसे में ये बात लीक होना चिंताजनक है। गरीबी उन्मूलन के लिए काम करने वाली संस्था ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि लॉकडाउन के दौरान भारतीय अरबपतियों की संपत्ति 35% बढ़ गई है, जबकि इस दौरान करोड़ों लोगों के लिए आजीविका का संकट पैदा हो गया। 2020 में भारत ने एफडीआई के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना से प्रभावित होने के बावजूद भारत में 13% एफडीआई बढ़ी है। डिजिटल क्षेत्र में कंपनियों की दिलचस्पी बढ़ी है। वहीं ब्रिटेन, अमेरिका और रूस में पूंजी प्रवाह घटा है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नेशनल वोटर्स डे पर इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड स्कीम की शुरुआत की। इसके जरिए आप अपने वोटर आईडी को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर पाएंगे। इसका प्रिंट भी लिया जा सकेगा। इस दौरान 5 नए वोटर्स को ई वोटर कार्ड दिए गए। देश में जल्दी आप कहीं भी अपना वोट डाल सकेंगे। इसके लिए आपको पोलिंग स्टेशन पर जाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग इस दिशा में तैयारी कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि
दूरस्थ मतदान का परीक्षण जल्द शुरू होगा। रेल मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान बंद की गई सभी नियमित ट्रेनों के मार्च तक चलने की उम्मीद जताई है। कोरोना संक्रमण से पहले देश में करीब 12,000 यात्री ट्रेनें चल रही थीं। देश में कोरोना की स्थिति में सुधार के बावजूद बड़ी संख्या में ट्रेनें अब भी लॉक हैं। कड़ाके की ठंड और कोहरे की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया। कोहरे की वजह से रेल यातायात पर भी असर पड़ रहा है। रेलवे के सूत्रों ने बताया कि कोहरे से कई ट्रेनें 1 से 3 घंटे देरी से चल रही हैं। वहीं कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया अधिकरण गठित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक अनियंत्रित घोड़े की तरह हो गया है, जिसे नियंत्रण किए जाने की जरूरत है। यूपी के सीएम योगी ने आज अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। इसमें 1 दर्जन से ज्यादा अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा अगले महीने होने वाले विधानसभा सत्र को बुलाए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। देश के मशहूर गायक सोनू निगम ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सोनू निगम को श्री राम जन्मभूमि और महाकुंभ का प्रसाद उपहार में दिया। सोनू निगम ने सीएम योगी से इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है। सीएम योगी ने यूपी के विभाजन के अटकलों पर विराम लगा दिया है। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि यूपी के अलग अलग हिस्से नहीं होंगे। हम एकजुटता में भरोसा रखते हैं, विभाजन में नहीं। बता दें कि पिछले काफी समय से यूपी को विभाजित करने की मांग उठती रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली ने बेहद गंभीर स्थिति का सामना किया, लेकिन सुधार और बेहतर प्रबंधन की वजह से दिल्ली की स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त नहीं हुई। कोरोना महामारी के बीच भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी जारी है। भारत के इस वैक्सीन अभियान ने चीन को दक्षिण एशिया में बैकफुट पर धकेल दिया है। वहीं चीनी सरकार का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स भारत के खिलाफ अभियान चला रहा है। पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव करवाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में राज्य के विपक्षी दल नेताओं ने सुरक्षा देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि हिंदुओं को धमकाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच नारों की लड़ाई शुरू हो गई है। बीजेपी के जय श्री राम के नारे का जवाब ममता बनर्जी ने भी नारे से ही दिया है। बंगाल के हुबली में एक रैली के दौरान ममता ने हरे कृष्णा हरे राम विदा हो बीजेपी वाम का नारा दिया। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी के नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। सीएम ममता की रैली में टीएमसी विधायक प्रवीर घोषाल के नहीं पहुंचने से उनके पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि प्रवीर घोषाल भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यूपी सरकार द्वारा जारी नई आबकारी नीति के अनुसार अब घर में 6 लीटर से ज्यादा शराब रखने और लाने ले जाने के लिए होम लाइसेंस लेना जरूरी होगा। शराब रखने के लिए होम लाइसेंस जिलाधिकारी जारी करेंगे, जो 1 वर्ष तक के लिए मान्य होगा। पाकिस्तानी एयरलाइंस ने पायलटों के फर्जी लाइसेंस की खबर सामने आने के बाद यूएन ने बड़ा कदम उठाया है। यूएन ने अपने सभी कर्मचारियों को सुरक्षा कारणों की वजह से पाकिस्तान में पंजीकृत एयरलाइंस से सफर न करने को कहा है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान की खस्ता हालत अब पूरी दुनिया के सामने आ गई है। इस बीच कंगाल पाकिस्तान की इमरान सरकार अब इस्लामाबाद के सबसे बड़े पार्क को गिरवी रखकर 500 अरब रुपए का कर्ज लेगी। इस पार्क की पहचान जिन्ना की बहन के नाम से है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एसडीएमसी के स्कूलों में विशेष शिक्षकों के 1100 से अधिक रिक्त पदों को लेकर नाराजगी जताई। अदालत ने इन पदों पर भर्ती न करने को लेकर फटकार भी लगाई, साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। ईडी ने मुंबई में रियल एस्टेट से जुड़े एक समूह के 10 परिसरों में छापेमारी की। एजेंसी ने यह छापेमारी येस बैंक में कथित धोखाधड़ी को लेकर की। ईडी ने ओमकार डेवलपर्स के मुंबई स्थित 7 आवासीय और 3 कार्यालय परिसरों में छापेमारी की। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप की निजता नीति पर चिंता जताई। सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि भारतीय और यूरोपीय उपयोगकर्ताओं से अलग अलग व्यवहार चिंता का विषय है। सरकार एक तरफा तरीके से निजात नीति में बदलाव को देख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ब्राजील, आयरलैंड, ब्रिटेन समेत 26 अन्य यूरोपीय देशों पर फिर यात्रा प्रतिबंध लगाएंगे। इन देशों से आने के लिए सिर्फ अमेरिकी नागरिकों को ही छूट दी जाएगी। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा है कि वायरस के नए स्वरूप को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। उड़ीसा में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन दिया जाएगा। सीएम नवीन पटनायक ने कहा है कि इस योजना से समय से सूचनाओं का आदान प्रदान होगा, साथ ही उन्हें कामकाज में मदद मिलेगी। सरकार सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को वजन करने वाली मशीन भी मुहैया कराएगी।
यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के काफिले में शामिल एक गाड़ी झांसी में टहरौली के पास पलट गई। इस हादसे में गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति घायल हो गया। सूत्रों ने बताया कि आनन फानन में व्यक्ति को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हरदोई पुलिस ने अलग अलग थानों की कमान बेटियों के हाथों में सौंपी। प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य बेटियों के प्रति जागरूकता पैदा करना है। थाना कोतवाली लोनार में छात्रा सोनम सिंह को कोतवाल बनाया गया। इस दौरान सोनम ने शिकायतें भी सुनी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बांदा में 320 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि सपा के शासनकाल में सड़कों का काम अधूरा पड़ा रहा, अब योगी सरकार उनको पूरा कर रही है। इसके लिए 300 करोड़ का और बजट भेजेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के सपने देखते रहते हैं। सत्ता में वापसी का सपना कभी पूरा नहीं होगा। सपा बसपा में भ्रष्टाचार था, योगी सरकार में मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जाती हैं। यूपी के तीसरे स्थापना दिवस पर रामपुर में भव्य रैली का आयोजन किया गया। विभिन्न विभागों ने झांकियां निकाली। इसमें सरकार की उपलब्धियों को दर्शाया गया। इस कार्यक्रम को मिशन शक्ति और महिला सशक्तिकरण से जोड़ते हुए होनहार बेटियों को प्रशासनिक पदों पर तैनात किया गया। बिजनौर में हिंदू वाहिनी में रार बढ़ गई है। वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष ने 8 दिन पहले गठित नई टीम को भंग कर दिया है। इसके बाद उन्होंने नई कमेटी बना दी है, जिसको लेकर दोनों गुट आमने सामने आए हैं। यहाँ फर्जी बनाम असली का विवाद शुरू हो गया है। बिजनौर में प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में मेगा क्रेडिट कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में क्षेत्र की 22 शाखाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय प्रबंधक मुकेश गुप्ता ने की। उन्होंने कहा कि कैंप में 8 करोड़ से अधिक का ऋण वितरित किया गया है। इंग्लैंड की टीम को भारत पहुंचने पर 6 दिन तक पृथकवास पर रहना पड़ेगा। इंग्लैंड की टीम बुधवार को चेन्नई पहुंचेगी। यहाँ 4 मैचों की श्रृंखला के पहले 2 मैच खेले जाएंगे। 5 फरवरी से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच से पूर्व इंग्लैंड को अभ्यास के लिए 3 दिन का समय मिलेगा। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अंपायर पीलू रिपोर्टर को क्रिकेटर्स फाउंडेशन ने आज सम्मानित किया। रिपोर्टर ने अपने 28 साल के करियर में 14 टेस्ट और 22 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अंपायरिंग की। फाउंडेशन ने 82 वर्षीय रिपोर्टर को 75,000 रुपए की धनराशि देकर सम्मानित किया। दूसरे टेस्ट में श्रीलंका की पहली पारी 381 रन के जवाब में इंग्लैंड की टीम 344 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की तरफ से जो रूट ने 186 रन की शानदार पारी खेली। श्रीलंका की तरफ से बाएं हाथ के स्पिनर लेसिथ एम्बुल्डेनिया ने शानदार गेंदबाज करते हुए 7 विकेट चटकाए। पहली पारी के आधार पर 37 रन की बढ़त मिलने के बाद श्रीलंका की दूसरी पारी 126 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड की तरफ से डॉम बेस और लीच ने 4-4 विकेट झटके। जीत के लिए 164 रनों का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने 4 विकेट पर 142 रन बना लिए हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।